हेलो जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे दोस्तों। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों वो अर्थशास्त्र से संबंधित रहेगा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही लाजवाब चैप्टर होने वाला है। तो शुरू से लेके अंत तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। बीच में मत छोड़िएगा इस चैप्टर को, क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है जो बार-बार किसी के द्वारा नहीं बताया जाता है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इसमें बनते हैं, जो आपके हर एक एग्ज़ाम में 100% पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों? तो चलते हैं आज का जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्वेश्चन है, उसको देखते हैं और उसके साथ-साथ व्याख्या भी हम देखते चलेंगे, उसके बारे में देखते चलेंगे। तो देखिए, भारत किस प्रकार की अर्थव्यवस्था वाला देश है? ठीक है दोस्तों, भारत किस प्रकार की अर्थव्यवस्था वाला देश है? बताएँ दोस्तों किस प्रकार का अर्थव्यवस्था वाला देश है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। ठीक है दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है हमारा भारत। इसके बारे में थोड़ा-सा देख लेते हैं कि भारत में 2 तरह की व्यवस्था साथ-साथ चलती है। ठीक है दोस्तों, 2 तरीके की व्यवस्था जो है हमारे भारत में साथ-साथ चलती है। एक होता है प्राइवेट होती है, सॉरी, एक होता है सरकारी, एक होती है प्राइवेट, यानी कि निजी कंपनियाँ होती हैं। दोनों के द्वारा साथ-साथ कार्य किए जाते हैं, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है भैया? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, कौन से कहा जाता है? 2 तरीके के हैं कंपनियाँ, तो मिश्रित कहा जाता है। ठीक है? देखिए, पहला जो सरकार में होता है जिसमें रेलवे, रक्षा, डाक, कुछ बैंक होते हैं आदि का संचालन सरकार द्वारा चलती है, बात सही है। और जो निजी कंपनियाँ होती हैं जिसमें मोबाइल कंपनी और कार बनाने वाली कंपनी, कपड़े की फैक्ट्री और होटल इत्यादि आदि सब ये क्या करते हैं? निजी कंपनियाँ चलाती हैं। इस तरीके से इसका जो मुख्य उद्देश्य ये होता है कि देश का जो विकास करना होता है, भाई स्वाभाविक सी बात है, जहाँ मोबाइल कंपनी लगेंगी, रेलवे होगा, डाक होगा इत्यादि चीज़ होंगी, उसमें क्या होगी? इंसानों की आवश्यकता होगी, तो उसलिए क्या होगा कि उनको नौकरी मिलेगी, ठीक है? तो देश का विकास होगा और लोगों को रोज़गार देना और सभी को सुविधाएँ उपलब्ध कराना ही अर्थव्यवस्था इम्पोर्टेंट है, ठीक है दोस्तों? इसीलिए इसे क्या कहते हैं? मिश्रित, ठीक है? मिश्रित अर्थव्यवस्था माना जाता है। अगला सवाल हमारा रहेगा दोस्तों कि भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान किस संस्था द्वारा लगाया जाता है? बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों कि पूछ रहा है कि भारत में जो राष्ट्रीय आय है, ठीक है दोस्तों? भारत में 1 वर्ष में कितना पैसा व्यय किया, कितना पैसा खर्च किया, कितना पैसा लगाना है, इस सब का अनुमान कौन करती है? क्या आरबीआई करती है? बिल्कुल नहीं करती है। नीति आयोग भी नहीं करती है। इसका लेखा-जोखा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि एनएसओ करती है। ठीक है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। इसके बारे में देख लेते हैं कि 1 वर्ष में देश में उत्पन्न सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य होता है। ठीक है? ये राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है। ठीक है दोस्तों? अब दूसरी बात है कि इसमें उत्पादन, आय, रोजगार और अन्य आर्थिक आंकड़े एकत्रित होते हैं। ठीक दोस्तों, एनएसओ में ये सब देखे जाते हैं। ठीक है भैया? अगला सवाल हमारा रहेगा दोस्तों कि भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? ठीक दोस्तों, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? तो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था और ये सवाल अक्सर करके एग्ज़ामों में पूछा जाता है। ये रहा आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा कि भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? छोटा-सा सवाल है, लेकिन 100% ये सवाल पूछा जाता है बार-बार एग्ज़ामों में। तो 1 जुलाई 2017 को हुआ था, इसके बारे में देख लेते हैं दोस्तों थोड़ा से। तो जीएसटी जो होती है पूरे भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू की गई थी। ठीक दोस्तों, 1 जुलाई 2017 में लागू किया गया था। इसका उद्देश्य था कि अप्रत्यक्ष करों को एक कर में शामिल करना था। ठीक दोस्तों, जो अप्रत्यक्ष कर हैं उनको क्या करना था? एक कर में शामिल करना था और जीएसटी लागू होने से पूरे देश में एक देश एक कर, ठीक दोस्तों, की व्यवस्था लागू हो गई थी। ठीक दोस्तों, जीएसटी का ये नारा है कि एक देश एक कर। ठीक है भैया? और इसका जो है, अगर परीक्षा में पूछा जाए कि नहीं जीएसटी कब लागू हुआ था, तो 1 जुलाई 2017 को, और इसका उद्देश्य क्या था? वो वन नेशन वन टैक्स। ठीक भैया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा। जो आपका ये क्वेश्चन था कि कब जीएसटी लागू हुआ था, तो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। हम अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल हमारा रहेगा कि प्रति व्यक्ति की आय ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? ठीक है दोस्तों, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की आय ज्ञात करनी है तो उसका आय ज्ञात करने का क्या होता है? जैसे आप अपना हिसाब, घर का हिसाब करते हैं। जैसे मान लीजिए घर है, ठीक है दोस्तों, घर है, उसका हिसाब करते हैं ना कि नहीं हमारा 1 साल में इतना पैसा खर्च हुआ था। ठीक उसी तरीके से भारत है, भारत भी अपना एक आंकड़ा निकालता है कि हमारे भारत में 1 वर्ष में कितना पैसा लगा, ठीक दोस्तों, और कितना पैसा खर्च हुआ था, ठीक है? और उसी में ये बात आती है कि अगर प्रति व्यक्ति की आय निकालनी हो पूरे भारत में, तो कैसे निकाला जाता है? उसका सूत्र क्या होता है? तो भैया उसका सूत्र होता है राष्ट्रीय आय
ठीक है? राष्ट्रीय आय डिवाइडेड बाय यानी कि भागे कुल जनसंख्या, ठीक है दोस्तों? राष्ट्रीय आय होती है दोस्तों, जो राष्ट्रीय आय होती है, ठीक है? और भागे कुल संख्या कर देंगे तो उतना में निकल जाएगा एक व्यक्ति की आय निकल जाती है। उसके आगे देख लेते हैं, लेकिन इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए, सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। हम इसके बारे में देख लेते हैं कि मान लीजिए अगर किसी देश ने 1 वर्ष में, देश का मतलब हो जाएगा दोस्तों भारत ही ले लीजिए, ठीक दोस्तों, भारत का ही ले लीजिए। भारत में 1 वर्ष में 100 करोड़ की राष्ट्रीय आय अर्जित करती है, ठीक दोस्तों? जो 100 करोड़ है वो अर्जित करती है भारत, ठीक है? और कितने में? 1 वर्ष में, ठीक भैया? 1 वर्ष में अर्जित करती है और उस देश की जनसंख्या कितनी है? 10 करोड़ है। तो ठीक है दोस्तों, तो 100 करोड़ डिवाइडेड बाय, ठीक है दोस्तों, 10 करोड़ यानी कि एक व्यक्ति की आय कितनी हो जाएगी? ₹10 हो जाएगी। अर्थात यदि देश की कुल आय सभी लोगों में बराबर-बराबर बाँट दी जाए तो प्रत्येक व्यक्ति को हिस्से में ₹10 आएँगे। यही होता है प्रति व्यक्ति की आय कहलाती है। ठीक दोस्तों, इसी को क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति की आय कहते हैं। ठीक है? अगला सवाल हमारा रहेगा दोस्तों कि भारत में पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ कब हुआ था? बताएँ दोस्तों। भारत में, ठीक दोस्तों, भारत में पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1951 को स्टार्ट हुआ था। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ठीक है? इसमें देखते हैं भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1951 को स्टार्ट हुआ था। ठीक दोस्तों, 1 अप्रैल 1951 को स्टार्ट हुआ था और यह योजना की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च को हुई थी। ठीक दोस्तों, 15 मार्च 1950 को स्थापना कर दी गई थी और 1 अप्रैल से पंचवर्षीय योजना स्टार्ट कर दिया गया था। और पंचवर्षीय योजना कब चला था भैया? तो 1951 से लेके 1956 तक ये पंचवर्षीय योजना चला था। इसका मुख्य उद्देश्य ये है दोस्तों कि इस पहली योजना का मुख्य उद्देश्य था कि कृषि का विकास करना था। ठीक भैया? अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों कि योजना आयोग का स्थान किस संस्था ने ले लिया था? ठीक दोस्तों, योजना आयोग, ठीक दोस्तों, जो योजना आयोग थी उसका स्थान कौन ले लिया? तो नीति आयोग ने ले लिया। ठीक दोस्तों, योजना पहले क्या था? योजना आयोग था। ठीक दोस्तों, योजना आयोग था, लेकिन उसको बदल के किसमें कर दिया गया? नीति आयोग में कर दिया गया था। आप राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। इसके बारे में थोड़ा-सा देख लेते हैं दोस्तों कि जो योजना आयोग था उसका स्थान किसमें कर दिया गया? नीति आयोग में कर दिया गया। किसमें कर दिया गया भैया? नीति आयोग में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को कर दी गई थी। ठीक दोस्तों, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग के रूप में गठन कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, और ये इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। इसका मुख्यालय कहाँ है भैया? नई दिल्ली में है। और इसके जो नेतृत्व करते हैं, मतलब इसके जो पदेन अध्यक्ष होते हैं, भारत के जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री होते हैं, उन्हीं के अंडर में नीति आयोग आता है। ठीक दोस्तों? चलिए, अगला सवाल हमारा रहेगा नीति आयोग का गठन कब हुआ था? ठीक दोस्तों, नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो 2015 में हुआ था। ठीक दोस्तों, 2015 में, यानी कि ऑप्शन में है आपका 2015। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कि 2015। अब इसके बारे में थोड़ा-सा देख लेते हैं कि नीति आयोग का गठन जो होता है 1 जनवरी 2015 को किया जाता है और इसका नेतृत्व कौन करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक दोस्तों, इसका नेतृत्व कौन करते हैं? प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। और ये कार्य जो करता है केंद्रीय और राज्य स्तर पर सरकार को नीतिगत और तकनीकी सलाह देता है। ठीक दोस्तों, और इसकी योजना के ऊपर, ठीक दोस्तों, यह जो योजना होती है ऊपर से नीचे के बजाय नीचे से ऊपर की ओर दृष्टिकोण काम करती है। ठीक भैया? चलिए, हमारा अगला सवाल है हरित क्रांति का संबंध किससे है? ठीक दोस्तों, हरित क्रांति जो है उसका संबंध किससे है? दूध उत्पादन से? नहीं। खाद्यान्न उत्पादन से? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कि हरित क्रांति का संबंध जो है खाद्यान्न उत्पादन से है। ठीक है दोस्तों, हरित क्रांति का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन से है, बढ़ाना है दोस्तों। जो खाद्यान्न है मतलब गेहूँ, चावल, जौ, ऐसी चीज़ें हैं, इनको क्या करना है? इनको वृद्धि करना है, इनको बढ़ाना है। ठीक है दोस्तों, इसमें उच्च उच्च उपज वाले बीज यानी कि हाइब्रिड बीज, सिंचाई, उर्वरक और आधुनिक कृषि तकनीकों का उपयोग किया जाता है। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1966 से 1967 में की गई थी। अगर कोई पूछे कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी को भारत के हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। याद रख लीजिएगा भैया, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी को कहा जाता है। ठीक है? अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों कि भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? देखिए, बात आ गई दोस्तों कि भारत में हरित क्रांति है, हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो एम.एस. स्वामीनाथन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ठीक है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है।
इन्होंने उच्च उपज वाले बीज को यानी कि हाइब्रिड बीज को और आधुनिक कृषि तकनीकों को बढ़ावा दिए थे। ठीक है दोस्तों, जिसमें इनके प्रयासों से गेहूँ और धान उत्पादन में भारी बढ़ोतरी यानी कि भारी तेज़ी देखने को मिली थी हरित क्रांति के द्वारा। और इनका यही मानना था कि जो सभी लोग आत्मनिर्भर हों और सभी लोग खेती करें। ठीक दोस्तों, इसमें परीक्षा वाली बात आती है, थोड़ा-सा परीक्षा में इसमें 2 चीज़ पूछे जाते हैं कि अगर भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो एम.एस. स्वामीनाथन जी को हो जाएँगे। लेकिन अगर वहीं विश्व की बात आएगी तो डॉक्टर नारमन बोरलांग हो जाएँगे। ठीक दोस्तों, ये विश्व के हो जाएँगे और ये भारत के हो जाएँगे, एम.एस. स्वामीनाथन जी हो जाएँगे। अगले सवाल पे चलते हैं, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? ठीक दोस्तों, जो श्वेत क्रांति है उसका संबंध किससे है भैया? तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा, दुग्ध उत्पादन से। इसके बारे में देख लेते हैं, श्वेत क्रांति का उद्देश्य होता है दूध उत्पादन में बढ़ोतरी करना और डेयरी उद्योग का विकास करना। ठीक दोस्तों, जो डेयरी लगते हैं दोस्तों उसका विकास करना। ठीक है दोस्तों, इसके जो कह सकते हैं इनके जो जनक हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। ठीक दोस्तों, डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। इनका यही मानना था कि भारत में दूध का उत्पादन हो और मतलब सबसे आगे हमारा देश हो। ठीक दोस्तों, तो इसलिए श्वेत क्रांति के कारण भारत विश्व के सबसे बड़े दूध उत्पादन देशों में शामिल हो गया है। ठीक है, और इसके जनक कौन थे? डॉक्टर वर्गीज वर्गीज कुरियन थे। ठीक भैया, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? ठीक है, तो भारत का जो केंद्रीय बैंक है कौन सा है? एसबीआई है? बिल्कुल नहीं भैया, इसमें जो है आरबीआई है। कौन है भैया? आरबीआई है, क्योंकि केंद्रीय बैंक इसी को माना जाता है आरबीआई का। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। भारत रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक माना जाता है। ठीक है दोस्तों, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कर दी गई थी। ठीक दोस्तों, और आरबीआई क्या करती है भैया? नोट जारी करती है तथा मौद्रिक नीतियों का संचालन करती है। मौद्रिक नीतियों का मतलब होता है कि जो पैसे से लेन-देन और बैंक नियम संचालन के नियम और कानून बनाती है। ठीक है, तो नियम कानून बनाते हैं और ये किसके द्वारा की जाती है? आरबीआई के द्वारा की जाती है। ठीक भैया, आरबीआई के द्वारा की जाती है और इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है। ठीक दोस्तों, कहाँ पे है? मुंबई में है। ठीक है, और ये भारत का केंद्रीय बैंक माना जाता है। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल पे चलते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ठीक दोस्तों, भारत जो पहले था वो जब 1935 में, ठीक दोस्तों, 1935 में इसका निर्माण हुआ था भारतीय रिजर्व यानी कि आरबीआई का। तो क्या थी? निजी थी यानी कि प्राइवेट थी। ठीक, क्या थी भैया? प्राइवेट थी। लेकिन 1949 में, ठीक दोस्तों, 1949 में इसको मान्यता मिल गई राष्ट्रीयकरण की। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा, हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। कौन सा? 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक को राष्ट्रीयकरण की उपाधि मिल गई थी, यानी राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। इसके बारे में देख लेते हैं दोस्तों कि 1 अप्रैल 1935 को इसका क्या किया गया था? स्थापना की गई थी। उस समय प्रारंभ में ये निजी यानी कि स्वामित्व वाली बैंक थी, मतलब ये खुद की बैंक थी और स्वामित्व मतलब कह सकते हैं इसका स्वामी एक था। उनके द्वारा, निजी कंपनी के द्वारा चलाया जा रहा, निजी थी वो। लेकिन 1 जनवरी 1949 को इसको क्या कर दिया गया? राष्ट्रीयकरण कर दिया गया भैया। ठीक है दोस्तों, क्या कर दिया गया? राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है। इसके बाद आरबीआई भारत सरकार के स्वामित्व में आ गया और देश के केंद्रीय बैंक के रूप में भी कार्य करने लगा। ठीक भैया, यहीं से ये नियम भी बनाता है, मतलब 1949 से, ठीक दोस्तों, 1949 से ये क्या करने लगा? नियम और कानून बनाने लगा, जो कि हर एक बैंक को मानने के लिए बाध्य होते हैं और इनके बैंक को न मानने पे आरबीआई क्या करता है? उनको दंडित भी कर सकता है, कह सकते हैं कि नियम के खिलाफ जाने के बाद कार्रवाई भी कर सकता है। अगर इसके बारे में थोड़ा-सा देख लेते हैं दोस्तों की स्थापना हुई थी 1935 में। ठीक दोस्तों, 1935 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी, लेकिन 1949 में इसका क्या हुआ था? राष्ट्रीयकरण हो गया था। अगले सवाल पे चलते हैं, रेपो रेट का निर्धारण कौन करता है? बताएँ दोस्तों, रेपो रेट का निर्धारण कौन करता है? तो आरबीआई ही करती है। कौन करती है भैया? आरबीआई ही करती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है? रेपो रेट का मतलब होता है दोस्तों वो सीधा-सीधा संबंध होता है कि मान लीजिए जैसे आरबीआई है, ठीक दोस्तों, आरबीआई है। अगर किसी बैंक को ये ऋण देती है, ठीक दोस्तों, क्या करती है? कर्ज देती है, कर्ज देती है, तो कुछ रुपए टैक्स मतलब कुछ पैसे सूद पे रख के देगी, 2% 4% पर उसी को वो क्या कहती है? रेपो रेट कहती है, रेपो रेट कहती है। जो बैंक को सिर्फ़ देता है उसे रेपो रेट कहते हैं, लेकिन बैंक क्या करता है? इंसानों को देता है, मतलब इंसान तो भाई बैंक वाले भी रहते हैं, लेकिन ये क्या कहते हैं? ग्राहकों को देते हैं। ठीक है, तो ग्राहकों को देते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? ब्याज दर कहते हैं। लेकिन जब बैंक बैंक को देता है, यानी कि आरबीआई क्या है? बैंक ही है, ठीक है? और ये क्या करता है? बैंकों को देता है, एसबीआई हो गया, यूनियन हो गया, बड़ौदा हो गया, तमाम ऐसे बैंक हैं जिनको अगर ये देगा, ऋण देगा तो उसे रेपो रेट कहता है। ठीक है दोस्तों, और रेपो रेट के बढ़ने और घटने पे प्रभाव पड़ता है
ग्राहकों पे। तो देखिए थोड़ा-सा इसके बारे में देख लेते हैं। ब्याज दर यानी रेपो रेट का वह ब्याज दर है जिस पे आरबीआई वाणिज्य बैंकों को अल्पकाल में के लिए ऋण देती है। ठीक दोस्तों, अल्पकाल के लिए ऋण देती है और रेपो रेट का निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक ही करती है। ठीक दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ही निर्धारित करती है कि रेपो रेट का जो ब्याज है 2% रहेगा, 4% रहेगा, 6% रहेगा, 8%, 10% कितना रहेगा वो आरबीआई निर्धारित करती है। रेपो रेट का जो रेपो रेट बढ़ने पर ऋण महँगे हो जाते हैं, जबकि घटने पर ऋण सस्ते हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर रेपो रेट अगर बढ़ गया, मान लीजिए यहाँ पे 5 कर दिया गया, ठीक है? रेपो रेट 5 कर दिया गया, तो क्या हो गया? महँगाई हो जाएगी, स्वाभाविक सी बात है ग्राहकों को ज़्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे। अगर वही चीज़ 2 मतलब ये घटने पे मतलब ये घटती है, तो क्या होगी? सस्ता हो जाएगा, तब ग्राहकों को क्या होगा? कम पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है भैया? उसी को कहते हैं रेपो रेट, ठीक है? अगर बढ़ता है तो आदमी को ज़्यादा देने पड़ेंगे, घटता है तो आदमी को कम देने पड़ते हैं पैसे, ठीक है? चलिए, अगला सवाल है जीएसटी किस प्रकार का कर है? ठीक है दोस्तों, जीएसटी जो है अप्रत्यक्ष कर है। कैसा कर है भैया? अप्रत्यक्ष कर है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। देखिए, दोस्तों आप लोग क्या करते हैं वीडियो भी देख लीजिए, लेकिन देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, तो कृपया करके लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। तो चलते हैं हमारा इसका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, देखते हैं जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है। ठीक दोस्तों, जीएसटी कैसा है? अप्रत्यक्ष कर है और ये वस्तुओं और सेवाओं की खरीद और बिक्री पर लगाया जाता है। ठीक दोस्तों, इसका भुगतान कौन करता है? उपभोक्ता करता है। ठीक दोस्तों, उपभोक्ता करता है, जबकि व्यापार सरकार को जमा कर देता है। देखिए सीधे-सीधे बात समझ लीजिए, मान लीजिए आप कोई भी चीज़ है ₹100 का खरीदे हैं, ठीक दोस्तों? उस पे से मान लीजिए ₹5 जीएसटी हो गई, कितना हो गया भैया? ₹105 हो गई, ठीक है? ₹105 हो गई। अब क्या की कंपनी, मान लीजिए कोई कंपनी है, इतना न लगा के इसको पैसे किसी दुकानदार को देगी, ठीक है दोस्तों? मान लीजिए दुकानदार है, अब ये ₹105 का तो खरीदा, लेकिन इसको बेचेगा कितना? ₹110 में। किसको बेचेगा? ग्राहक को बेचेगा। ठीक दोस्तों, ग्राहक को बेचेगा। अब ग्राहक क्या करता है? उनको क्या करेगा भैया? ₹110 पूरा देगा, ठीक है? ₹110 इनको कंपनी को पूरा देगी और ये जो टैक्स होता है, ये कौन जमा करता है? कंपनी दुकानदार जमा करते हैं कंपनी पे। तो इसका लास्ट में उपभोक्ता किसको हो गया? मतलब जो जीएसटी है किसको भरना पड़ा? ये ग्राहक को भरना पड़ेगा। इनको दुकानदार को थोड़ा ही भरना पड़ेगा, दुकानदार तो बल्कि फ़ायदे में हो गए, लेकिन जो ग्राहक होता है सबसे ज़्यादा उन्हीं को पेमेंट भरना पड़ता है। जितनी महँगाई उधर होगी और जितना जीएसटी ऊपर से लगेगा वो ग्राहक को पेमेंट करनी पड़ेगी, यानी कि वही कर रहा है। इसका भुगतान जो होता है, इसका भुगतान उपभोक्ता करता है, जबकि व्यापारी सरकार को जमा कर देता है। ठीक है दोस्तों, ये जब यहाँ से पैसा इनको देते हैं, ये क्या करते हैं? पैसा उठा के यहाँ जमा कर देते हैं। ठीक भैया? जैसे मान लीजिए यदि आप ₹100 का मोबाइल कवर खरीदते हैं तो उससे बिल में जीएसटी जुड़ जाता है। ठीक है? तो और ये जीएसटी आप देते हैं, लेकिन दुकानदार उसे सरकार के पास जमा कर देता है। जैसे आप भुगतान के रूप में उसे देंगे दुकानदार को, ये क्या करेगा? उठा के जमा कर देगा। ठीक है भैया? चलिए, भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास होता है? बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों। भारत में जो मुद्रा जारी करते हैं यानी नोट, ठीक दोस्तों, क्या होता है? नोट, नोट यानी कि ₹100, ₹500, ₹2000 तमाम ऐसे नोटें हैं जो जारी करती है। तो उसका जो मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास होता है? तो भैया किसके पास होता है? भारतीय रिज़र्व बैंक के पास ही होता है। ठीक है दोस्तों, भारतीय रिज़र्व बैंक के पास होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ₹1 का नोट जो होती है, ₹1 का नोट आप लोग जो देखे होंगे वो क्या करती है? भारतीय रिज़र्व बैंक नहीं बनाती है, आरबीआई इसको नहीं बनाती है। इसको कौन बनाता है भैया? इसको बनाने वाले होते हैं भारत सरकार। दोस्तों भारत सरकार बनाती है, ठीक दोस्तों, भारत सरकार बनाती है, भारत सरकार यानी कि वित्त मंत्रालय, ठीक दोस्तों, वित्त मंत्रालय बनाती है, ठीक भैया, वित्त मंत्रालय बनाती है। देख लेते हैं इसके बारे में दोस्तों कि भारत में नोट जो जारी करती है, ये करने का अधिकार भारतीय रिजर्व यानी कि आरबीआई के पास होता है और आरबीआई जो होती है इसी मुद्रा की आपूर्ति भी करती है और सुरक्षा भी करती है। जैसे मान लीजिए आरबीआई है दोस्तों, अगर कहीं पैसे कमी होती है तो आरबीआई ही उनको देती है, लेकिन अगर कहीं सुरक्षा की बात आएगी तो आरबीआई की ज़िम्मेदारी है उसकी सुरक्षा भी करना। और ₹1 के जो नोट होता है आरबीआई नहीं बल्कि भारत भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। ठीक भैया? चलिए अगला सवाल हमारा, भारत में पहली बुलेट ट्रेन परियोजना किन 2 शहरों में के बीच निर्माणाधीन हुआ था? ठीक दोस्तों, कह रहा है दोस्तों कि भारत में पहली बुलेट ट्रेन, ठीक दोस्तों, पहली जो बुलेट ट्रेन थी परियोजना किन 2 शहरों के बीच निर्माणाधीन हुई थी? तो भैया मुंबई और अहमदाबाद में हुई थी। ठीक भैया? मुंबई और अहमदाबाद में हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बारे में देख लेते हैं, भारत में पहली जो बुलेट ट्रेन थी परियोजना थी वो मुंबई और अहमदाबाद के बीच में बनाई जा रही है। ठीक दोस्तों, ये हाई स्पीड रेल है,
पर आधारित है। स्वाभाविक सी बात है भैया, जब बुलेट ट्रेन है, नामी बुलेट ट्रेन है, तो उसका हाई स्पीड होगा और जापान के शिकानसेन से ये तकनीकी ली गई थी। कहाँ से भैया ली गई थी? जापान के शिकानसेन से तकनीकी ली गई थी और ये इसका काम था कि भैया 2 रास्तों मतलब 2 जगहों के बीच की दूरी को सॉरी समय को कम करना था। ठीक भैया? मतलब स्वाभाविक सी बात है, जो नॉर्मल ट्रेन है, ठीक दोस्तों, नॉर्मल ट्रेन है, उनकी अपेक्षा बुलेट ट्रेन क्या होगी? तेज़ चलेगी, तो स्वाभाविक सी बात है समय कम लगेंगे, इसलिए फ़ायदा होता है दोस्तों, जो मुंबई और अहमदाबाद के बीच में ये दूरी तय करती है। अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रीय आय का गणना का आधार वर्ष समय-समय पे किसके द्वारा बदला जाता है? बताएँ दोस्तों, किसके द्वारा बदला जाता है? तो एनएसओ के द्वारा बदला जाता है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ करता है। ठीक भैया? और अर्थव्यवस्था में होने वाले बदलावों को सही ढंग से दर्शने के लिए आधार वर्ष समय-समय पर बदलता रहता है और इसकी शुरुआत कब हुई थी भैया? 2011 से 2012 के बीच में हो गई थी। अगला सवाल है, वर्तमान में भारत का लोहा और इस्पात, ठीक दोस्तों, उत्पादन में विश्व में कौन-सा स्थान है भैया? दूसरा स्थान है। लेकिन पहला स्थान किसका है? पहला स्थान भैया किसका है? चीन का है। और दूसरा स्थान किसका है? भारत का है। ठीक भैया? भारत का है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। देखिए थोड़ा-सा इसके बारे में देख लेते हैं। भारत कच्चे इस्पात का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश माना जाता है और चीन जो है पहले स्थान पे है, भारत जो है दूसरे स्थान पे है। ठीक है दोस्तों? भारत में इस्पात उद्योग देश के औद्योगिकी विकास और आधारभूत संरचना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है दोस्तों? अगर परीक्षा में पूछा जाएगा, 2 चीज़ पूछी जाती है, लोहा इस्पात उत्पादन में चीन पहला स्थान पे है और भारत दूसरा स्थान पे है। ठीक भैया? अगले सवाल पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय शेयर बाजार का नियामक है? ठीक दोस्तों, कौन ऐसा है जो शेयर बाजार होती है दोस्तों ना, शेयर बाजार का नियामक मतलब उसके नियम, कानून, व्यवस्था कैसे होगी, वो कौन करता है? तो सेबी करती है। कौन करती है भैया? सेबी करती है और इसमें कोई और बैंक नहीं होता है, कोई और संचालन नहीं होता, सेबी के द्वारा ही इसका संचालन और इसका नियम और कानून बनाए जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति धोखाधड़ी करता है तो सेबी उसको दंडित करेगी। कोई अगर उससे ब्रोकर जो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है तो सेबी उस पे नियंत्रण करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी सेबी हो जाएगी। थोड़ा-सा इसके बारे में देख लेते हैं। भारत के जो सेबी है बाजार का नियामक होता है, वो कौन? सेबी होता है, ठीक है? और इसकी स्थापना कब हो गई थी? 1988 में हुई थी और 1992 में इसे वैधानिक दर्जा मिल गया था, मतलब इसको आधिकारिक कानून मिल गया था। ठीक है दोस्तों? और इसका जो है सेबी का कार्य निवेशकों को हितों की रक्षा करना और शेयर बाजार में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सेबी का निर्माण किया गया था। ठीक भैया? चलिए अगला सवाल है, भारत का वार्षिक केंद्रीय बजट संसद में कौन प्रस्तुत करता है? बताएँ दोस्तों, कौन-सा जो बजट है, बजट आखिरकार संसद में कौन पेश करता है? राष्ट्रपति करते हैं? बिल्कुल नहीं। प्रधानमंत्री ये भी नहीं करते हैं। जो केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं वही पेश करते हैं और कहाँ करते हैं भैया? लोकसभा में करते हैं। कहाँ करते हैं? लोकसभा में करते हैं और कितनी तारीख को करते हैं? 1 फरवरी को करते हैं। कहाँ करते हैं? 1 फरवरी को करते हैं। ठीक है दोस्तों? और कौन करते हैं? केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। ठीक भैया? चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। भारत का वार्षिक केंद्रीय बजट जो होता है हर वर्ष वित्त मंत्री द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है दोस्तों? इसमें सरकार की आय और व्यय का पूरा विवरण होता है और ये कब किया जाता है? 1 फरवरी को लोकसभा में पेश किया जाता है।